नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुण प्रजाति के इतिहास के बारे में। और दोस्तों, हुणों का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये वही हुण हैं जो अपनी बर्बरता, अपनी क्रूरटी और अपनी आतंकित कर देने वाली घुड़सवार सेना के लिए दुनिया भर में मशहूर थे, जिन्होंने चौथी से छठी शताब्दी के बीच में रोमन साम्राज्य, यूरोप और भारत के कई हिस्सों पर आक्रमण किए और यहाँ पे लूटपाट और उत्पात मचाया। ये हुण कौन थे, कहां से आए थे, क्या इनका इतिहास रहा है, इसके ऊपर इतिहासकारों में आज भी कई सारे मतभेद हैं, इनके ओरिजिन को लेके, इनके एंसेस्टर्स को लेके। लेकिन हम जानते हैं कि ये हुण कहां से आए थे, क्या करते थे, किस तरीके से लड़ाइयां लड़ते थे और किस तरीके से इन्होंने यूरोप को लूटा, किस तरीके से इन्होंने रोमन साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई। इन सभी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हुण कौन थे। हुण एक नोमैडिक वॉरियर ट्राइब थी, जो कि घुमक्कड़ प्रजातियां थी, जो लूटपाट करती थी, जिन्होंने चौथी से छठी शताब्दी के बीच में पूरे यूरोप, भारत और एशिया के कई हिस्सों को टेरराइज किया है, पूरी तरीके से आतंकित किया है। ये अपने घुड़सवार सेना के लिए, अपनी मिलिट्री स्किल्स के लिए, अपनी आर्चरी के लिए दुनिया भर में फेमस थे। और देखिए दोस्तों, अलग अलग तरीके के योद्धा होते हैं, बहुत हिंसक होते हैं। लड़ाई में हिंसा तो होती ही है, लेकिन हिंसा का भी एक तरीका होता है। जाके आप सेना को मारते हैं, एक दूसरे से आमने सामने भिड़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कोई रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं होते। वो गांव में जाते हैं, गांव को आग लगा देते हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े सबको मार देते हैं। इस तरीके का प्लंडर करना, इस तरीके से लूटपाट करना, इस तरीके से बर्बाद करना किसी भी क्षेत्र को, इस तरीके का एटीट्यूड हुआ करता था हुण लोगों का। तो इन लोगों की जो रेपुटेशन थी और इनका जो फियर था, वो पूरी तरीके से रूथलेस था। और ना केवल यूरोप में, बल्कि इनकी जो पहचान है वो पूरे दुनिया भर में जानी जाती थी कि एक ऐसी प्रजाति है जो इतनी ज़्यादा हिंसक है, इतनी ज़्यादा बारबेरियन है कि उसके सामने कोई टिकने को तैयार नहीं था। एक समय इनकी इतनी ज़्यादा डोमिनेंस थी। अब हुणों के बारे में आपने भारत में सुना है, आपने हर्षवर्धन के समय, गुप्ता वंश के शासकों के समय आपने सुना होगा कि हुणों ने भारत पे अटैक किया, इस राजा ने हुणों को से अटैक से भारत को बचाया। वो सब बातें आपने सुनी हैं। तो यही हुण जो हैं, आप ये देखते हैं कि रोमन साम्राज्य में भी लड़ाइयां कर रहे थे। तो बेसिकली हुणों की दो ब्रांचेज हैं, दो भागों में हुण बट गए थे। एक वो ब्रांच थी जो कि रोमन साम्राज्य की तरफ चली गई, एक वो ब्रांच थी जो कि भारत की तरफ आ गई। और जो ब्रांच भारत की तरफ आ गई उनको कहा जाता है व्हाइट हुण। इनको सफेद हुण कहा जाता है, सफेद हुण की प्रजाति कहा जाता है। और ये भारत में जो कुषाण वंश आया था, कुषाण वंश की जो डायनेस्टी ने भारत में कदम रखा था, वो भी विदेशी आक्रमणकारी थे। तो उनके 100 साल बाद इन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किए हैं। देखिए दोस्तों, एंशियंट पीरियड में जो प्राचीन भारत का इतिहास रहा है, उसमें कई सारे विदेशियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किए हैं। उसमें चाहे आप बात कर लीजिए ग्रीक लोगों की, जिसमें अलेक्जेंडर के टाइम पे वो अटैक हुआ था। उसके बाद इंडो सीथियन के भी अटैक हुए हैं, उसके अलावा कुषाणों के भी हुए हैं, उसके अलावा हुणों के भी हुए हैं। तो हुण जो थे ये तो लूटपाट करके वापस चले जाते थे, बार बार अटैक करते थे। इंडो सीथियन है वो भारत में रुक गए। उसके अलावा कुषाण वंश के जो लोग थे वो भी भारत में रुक गए और इनके साथ भारतीयों के साथ मिक्सअप हो गए। ग्रीक लोग थे वो भी भारत में आके रुकना चाहते थे, लेकिन वो उनको वापस जाना पड़ा। वो यहाँ पे अपने कदम जमा नहीं पाए, क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य और नंदा डायनेस्टी जो है वो पावरफुल हो चुकी थी और चंद्रगुप्त ने उनके कदम टिकने नहीं दिए। अब ये जो हुणों के भारत के ऊपर आक्रमण हुए, इनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में मैं अगर पूरा बताने लग गया तो काफी लंबा हो जाएगा। अब इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हुण कौन थे, इन्होंने यूरोप को कैसे बर्बाद किया, इनके तरीके क्या थे लड़ाई लड़ने के, और इनकी लाइफ कैसी थी, किस तरीके का जीवन ये जीते थे। जो कि अपने आप में काफ़ी चीज़ें तो इसमें मिस्ट्री हैं। हुणों के इतिहास के बारे में, हुणों के ओरिजिन के बारे में, हुणों के तौर तरीकों के बारे में, इतना सारा बड़ा इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था यूरोप में, और इतनी सारी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी। उसके बाद भी आप सोचिए कि ये आज दिन तक मिस्ट्री बने हुए हैं कि इनका ओरिजिन कहाँ हुआ। तो ये भी एक कमाल की बात है। तो एग्जैक्टली कोई भी हिस्टोरियन जो है एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता पूरे दावे के साथ कि हुण कहां से आए थे। तो एग्जैक्ट ओरिजिन जो है इसका पता नहीं है, लेकिन कुछ स्कॉलर ये मानते हैं कि ये जो है चाइना की तरफ से, मंगोलिया रीजन की तरफ से जो श्योंगनू पीपल हुआ करते थे, जो मंगोलियन श्योंगनू लोग हुआ करते थे, जो एक ट्राइबल लोग थे, वहीं से ये आए थे, उन्हीं वही लोग इनके एंसेस्टर थे। और उसके बाद क्या है कि देखिए ये जो एरिया है आपको ये दिख रहा है, आपको शोंगुक खोगनेट जो दिख रहा है, ये मंगोलिया रीजन में यहाँ पे जो ट्राइब रहती थी इनको मंगोलियंस भी कहा जाता है। उसके बाद आप जानते हैं कि चंगेज खान की जो डायनेस्टी है वो भी यहीं से निकल के आई थी, और मंगोलियन योद्धा थे वो भी बहुत पावरफुल थे और बहुत ही ज़्यादा हिंसक और ब्रूटल थे।
तो इनको भी इनके साथ जोड़ के देखा जाता है, इनके ट्रिक वॉर टैक्टिक्स को और इनके जिस तरीके से लड़ाई लड़ते थे और जिस तरीके के इनके तौर तरीके थे, जिस तरीके की इनकी प्रवृत्ति थी, उनसे इन लोगों से जोड़ के इनको देखा जाता है। और एक समय माना जाता है कि चाइना की जो हैन डायनेस्टी थी और किंग डायनेस्टी जो हुआ करती थी, उस समय इन शुआंगो खाग्स्टेंट के लोग जो थे, ये जो इस समय के जो लोग थे, इन्होंने इनके ऊपर कई सारे आक्रमण किए हैं। कौन से समय पे? लगभग तीसरी चौथी शताब्दी बीसी, ईसा पूर्व में इन्होंने कई सारी चाइना के ऊपर लड़ाइयां लड़ी हैं। इसी की वजह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बनाई गई। तो जो चाइना वॉल है, जो कि दुनिया में एक बहुत बड़ा अजूबा है, इतनी बड़ी दीवार है, वो दुनिया की सबसे लंबी दीवार है और सबसे चौड़ी भी दीवार है, वो इन्हीं लोगों से बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए ये दीवार बनाई गई थी। ठीक है, इसका मैं अलग से आपको वीडियो भी जरूर बना के दूंगा जब कभी मुझे समय मिलेगा, कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का क्या इतिहास रहा है, कैसे बना है। तो उस समय एक बार आप मैप देख लीजिए, ये जो थ्योरी है जो ये कहती है कि हुन लोग जो हैं इन्हीं लोगों के वंशज थे, यहीं से इनका ओरिजिनेशन हुआ था। तो ये क्या कहता है कि यहां पे तो हुन लोग जो हैं इनके एंसेस्टर्स पैदा हुए, इन्होंने इस साइड भी कई सारे अटैक किए, लेकिन उसके बाद जब ये हन डायनेस्टी थी ये पावरफुल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने इन श्योंगुनु लोगों को कई सारी लड़ाइयों में हराया। उसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट में ये श्योंगुनु लोग जो हैं ये रिट्रीट कर गए और यहां से भाग के, और इनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो यूरेशिया की तरफ चले गए। मतलब कहां चले गए? यहां से निकल के इधर तो जा नहीं पा रहे थे ये, तो इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए। तो इसके बाद ये कुछ लोग यूरोप में चले जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे ईरान में चले जाएंगे और कुछ लोग भारत की तरफ चले जाएंगे। और ये सारी प्रजातियां जो हैं इन अलग अलग क्षेत्रों में जाके लड़ाइयाँ लड़ेंगी, लूटपाट मचाएंगी और अपने आसपास के क्षेत्र को टेरराइज करेंगी। ये एक थ्योरी कहती है इन हिस्टोरियंस की। और इसी में इनकी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ एलिमेंट्स भी हैं, और उसमें ये कहा गया है कि पुराने जो चाइनीज सोर्सेज हैं और इंडियन सोर्सेज हैं, उनमें इन शोंगनू लोगों को ही हुन कहा गया है। ईरानियन हुन को भी इन्हीं के साथ सम्मिलित किया गया है। तो इनका ट्रांसलेशन जो पुरानी भाषाओं में और पुराने सोर्सेज हैं उनमें यह कहा गया है कि इनका जो ओरिजिनेशन है वो यहीं मंगोलियन रीजन में ही हुआ है। उसके अलावा एक हिस्टोरियन है किम, उनका मानना है कि ये जो हुन टर्म है ये कोई एथनिक ग्रुप के बारे में नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल कैटेगरी है। ये जिस तरीके से ये लोग रहते थे, जिस तरीके से झुंड में रहते थे, कबीले के तरीके से रहते थे, कोई इनकी फिक्स जगह नहीं थी और ये अलग अलग जगहों पे जाके लूटपाट करते थे, वहाँ पे जाके मतलब अलग तरीके से रहते थे। इनका कोई पॉलिटिकल ऐसी यूनिटी नहीं थी कि एक देश में रह के, एक जगह पे रह के वहीं पे रहना शुरू कर दें। तो इनकी कैटेगरी है, ये पॉलिटिकल कैटेगरी है। इसी मैप को आप और अच्छे से देख लीजिए। सीथियन, जो इंडो सीथियन भारत में है, उनका ओरिजिनेशन यहाँ पे माना जाता है। ये शोंगनू लोग जो हैं ये यहाँ पे से इधर चले गए। और इनके साथ एक थ्योरी ये भी कहती है कि सीथियन की ही ब्रांच है हुन। सीथियन लोग जो एक ट्राइब थी वहीं से आए थे। तो सिल्क रोड के रास्ते ये लोग यहाँ पे भी चले गए, यहाँ पे भी चले गए और यूरोप में भी चले गए। ये कहना है कि हुन लोगों का यहाँ पे ओरिजिनेशन हुआ, इन लोगों के साथ इनके रिलेशन हैं, दोनों एक दूसरे के साथ थे। मंगोल अंपायर में जो पुराना मंगोलियन किंगडम था वहाँ से लोग निकले हैं। तो बेसिकली जैसा कि मैंने कहा कि दो ब्रांचेज निकल गई। अब दो या तीन, आप इसको दो भी मान सकते हैं, तीन भी मान सकते हैं, लेकिन मेनली इसको दो ब्रांच माना जाता है कि एक ब्रांच जो कि यूरोप में चली गई, एक ब्रांच जो कि भारत की तरफ आ गई, उसमें ईरान में भी चली गई और भारत में भी चली गई। तो ये हुन प्रजाति की बात है, मंगोलिया से इसका ओरिजिनेशन माना जाता है। ये तो पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी क्या कहती है? दूसरी थ्योरी कहती है कि ये जो हुन जो लोग हैं ये कजाकिस्तान और एशिया के किस क्षेत्र से ओरिजिनेट हुए हैं, यानी कि बेसिकली यहां से कहीं से ओरिजिनेट हुए हैं, ब्लैक सी के आसपास के क्षेत्र से ये ओरिजिनेट हुए हैं, यूरेशिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं। अब ये मैप भी आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कई सारी प्रजातियों का जिक्र कर रखा है। वो जर्मनिक इन्वेजन जिसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था कि जर्मनिक लोगों ने जब अटैक किए थे रोमन साम्राज्य के ऊपर, जर्मेनियन किंगडम्स के ऊपर, तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसके बारे में मैं आपको अभी थंबनेल दिखाता हूं आपको। ये जो मैंने वीडियो बनाया था इसको भी आप जरूर देखिएगा कि बारबेरियंस के जो रोम के ऊपर इन्वेजन हुए हैं उन प्रजातियों के बारे में मैंने कई सारी आपको बातें बताई थी। तो ये मैप आप और अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे एक मैप है जो आपको क्लियरिटी से दिखाएगा कि किस तरीके से बारबेरियंस ने अटैक किए। तो यहां पे देखिए अलग अलग हिस्सों में है। ये कहा गया था कि पहले के समय पे यहां पे हुन लोग जो हैं ओरिजिनेट हुए कजाकिस्तान के क्षेत्र में, वोल्गा रिवर के इधर ये कभी नहीं आते थे, लेकिन उसके बाद ये वोल्गा रिवर को पार करके आए, उसके बाद इन्होंने लड़ाइयां लड़नी शुरू करी। तो इसमें देखिए कई सारी प्रजातियां हैं, कई सारी जर्मेनिक ट्राइब्स हैं जिन्होंने अटैक किए हैं। जर्मेनिक ट्राइब जिन्होंने इस क्षेत्र से होते हुए अटैक करने शुरू किए थे, जर्मेनिक रीजन इसको कहा जाता है। रोमन अंपायर के ऊपर भी अटैक किया और जर्मेनिया क्षेत्र के ऊपर भी अटैक किया। इन लोगों का
अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग जगह से ओरिजिनेशन हुआ है। किसी का जो आज के समय स्कैंडिनेविया वाला रीजन कहा जाता है वहाँ से ओरिजिनेशन हुआ है, किसी का फ्रांस की तरफ से ओरिजिनेशन हुआ है, किसी का यहाँ पे यूरेशिया से हुआ है। तो अलग अलग जगह से हुए हैं। इसमें आपको दिखेंगे, देखिए फ्रैंक्स दिखेंगे, गोथ्स दिखेंगे, विजिगोथ्स दिखेंगे, ओस्ट्रोगोथ्स दिखेंगे, हुण भी दिखेंगे, वेंडाल भी दिखेंगे, गेल भी दिखेंगे। इन सभी के बारे में मैंने बताया है जिन्होंने अपने अपने साम्राज्य अलग अलग क्षेत्रों में बसा लिए। फ्रैंक वो लोग थे जो कि आज के समय फ्रांस में जाके इन्होंने अपना साम्राज्य बसाया। ये ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं, ये वेंडाल थे जिन्होंने ये वेंडलाइज करते थे, इन्हीं से टर्म बना है। इन्होंने कार्थेज वाले क्षेत्र में जाके अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। उसके अलावा गोथ जो लोग थे, इनकी दो ब्रांच थी। एक ईस्टर्न लोग थे जो कि ऑर्थोगोथ्स कहा जाता था, एक वेस्टर्न लोग थे, वेस्टर्न गोथ्स थे जिनको विजिगोथ कहा जाता था। और इन सभी प्रजातियों की यही पहचान थी कि ये बहुत बारबेरियन थे, ये आके अटैक करते थे, लूटपाट मचाते थे, फिर इन साम्राज्यों के साथ पीस ट्रीटी करते थे, इनसे पैसा लेते थे और इनकी सेनाओं में भी शामिल हो जाते थे। इन प्रजातियों में जो सबसे ताकतवर प्रजाति निकल के आई वो थी हुण की। ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिखती हुई आ रही है, ये हुण थे। इन्होंने इन विजिगोथ्स को भी हराया, ओर्थोगोथ्स को भी हराया, और इनके सामने जो प्रजाति आई उसको भी हराया, और जो सिविलियन आए उनको भी हराया। हर तरीके के साम्राज्य को इन्होंने लड़ाइयों में हराया है। तो इनकी बात कर लेते हैं कि किस तरह से इन्होंने हराया है, किस तरीके से इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया है। तो ग्रीन कलर में आपको जो भी दिख रहा है ये है हुणों का माइग्रेशन, और इस पीरियड को माइग्रेशन पीरियड भी कहा जाता है, जब बड़ी सारी प्रजातियों ने यूरोप की तरफ माइग्रेट किया। तो ये 370 के आसपास का मैप है। 370 के आसपास इन हुणों ने यहाँ पे अटैक करने शुरू कर दिए थे। उसके बाद ये मैप आपको और अच्छे से क्लियर होगा, जिसमें आपको रोमन अंपायर भी दो भागों में बटा हुआ नजर आएगा। रोमन अंपायर का इतिहास मैंने अच्छे से आपको बताया है, चाहे पूरा रोमन अंपायर हो, फिर रोमन अंपायर टूटने के बाद जो बेजेंटाइन अंपायर बन गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन अंपायर बन गया। उसके बाद एक और साम्राज्य था होली रोमन साम्राज्य, जिसका इस रोमन साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं था, यहाँ पे वो बसा हुआ था जर्मेनिक रीजन में। उसका इतिहास भी बताया है। तो ये सारे वीडियो जब आप देखोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री और इस क्षेत्र के बारे में बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें आप देखिए ये हैं हुण, जो 300 से 350 के आसपास इस क्षेत्र से, इनर एशिया से निकल के यूरोप की तरफ चले हैं। और इन्होंने ये जो हल्के येलोश कलर में आपको मैप दिख रहा है, इस क्षेत्र में इन्होंने अपना साम्राज्य भी विस्तार किया है। और अटीला द हुण, जो कि एक बहुत ही ताकतवर राजा हुआ करता था हुणों का, उसने इस क्षेत्र में अपना साम्राज्य विस्तार किया। उसमें आपको और भी बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में वो दिखेंगे। विजिगोथ किंगडम दिखेगा जो ब्लू कलर में है, यहाँ पे बर्गंडियन किंगडम दिखेगा। यहाँ पे पहले के समय पे जो बड़ा रोमन साम्राज्य था जिसके सामने कोई भिड़ने की ताकत नहीं रख पाता था, उस साम्राज्य को इन प्रजातियों ने विखंडित कर दिया, तोड़ मरोड़ के रख दिया। चाहे वो वेंडाल हों, चाहे वो विजिगोथ हों, चाहे ऑर्थोगोथ्स हों, चाहे ये हुण हों, इन सभी लोगों ने इनके ऊपर अटैक किए हैं। उसके बाद एक लंबे समय तक बेजेंटाइन अंपायर जो है वो टिका रहा। 15वीं शताब्दी में जाके अंपायर टूटा है, लेकिन इसके ऊपर भी इन हुणों ने कई सारे आक्रमण किए हैं। इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर कई अटैक किए हैं। आज के समय कॉन्स्टेंटिनोपल को आप जानते हैं टर्की के अंदर है ये इनकी राजधानी। पहले के समय पे ये हुआ करती थी। आज टर्की की राजधानी अंकारा है, ये नहीं है, ये तो इस्तांबुल शहर है कॉन्स्टेंटिनोपल, लेकिन अंकारा इनकी राजधानी है। तो ये हुआ। और हुणों का बाद में एक बड़ा साम्राज्य भी आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया अटीला के टाइम पे। हुण किस तरीके का जीवन जीते थे और किस तरीके से लड़ाइयों में लड़ाइयां लड़ते थे, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हुण लोग जो थे वो अपने घोड़ों के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। घुड़सवारी में इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, और घुड़सवारियों के ये मतलब हॉर्समैन कहा जाता था, हॉर्स मास्टर्स इनको कहा जाता था। और घोड़ों की ये पूजा करते थे, और कई बार तो घोड़ों के ऊपर सो जाया करते थे। तो घोड़ों के प्रति इनका जो लगाव है वो अलग ही था, एक अलग ही लेवल पे था। और बचपन में 3-4 साल की उम्र में इनको घुड़सवारी सिखा दी जाती थी। इवन इनको दर्द सहने की आदत डालने के लिए इनकी अर्ली एज में ही स्वॉर्ड से इनके चेहरे के ऊपर कट लगा दिया जाता था कि तुम्हें अपनी जीवन में बहुत कष्टों का सामना करना है, इसीलिए तुम्हें बचपन से ही इस चीज़ की आदत होनी चाहिए कि पेन को कैसे इंड्योर करते हैं। तो इस तरीके का जीवन जीते थे, इतने हिंसक थे, मतलब इस तरीके का जीवन ये जीते थे। तो सोचिए कितनी इन्होंने दहशत मचाई होगी उस दौर में।
खुद बहुत ही साधारण तरीके की ड्रेस पहनते थे, लेकिन अपने घोड़ों को बड़ा सजा के रखते थे, उन पे गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स ये लगाया करते थे। इनको खेती बाड़ी का कोई इनको रहना नहीं था कि एक जगह सेटल रहने वाला ही तो कोई खेती कर सकता है, तो ये खेती बाड़ी तो नहीं करते थे, लाइव स्टॉक्स पालते थे, पशुपालन करते थे। उसके अलावा किसी एक क्षेत्र में रहना इनके लिए ज़्यादा मुनासिब नहीं होता था, एक क्षेत्र में रुकते नहीं थे। एक क्षेत्र में कुछ महीने रुके, कुछ महीने कुछ साल रुके, उसके बाद दूसरे क्षेत्र में चले गए, वहाँ पे लूटपाट मचाई, वहाँ पे रुके, फिर तीसरी जगह चले गए। ये इनका तरीका था। तो इसीलिए तो ये घुमक्कड़ प्रजाति थी, प्रजातियों का इस तरीके का रहना था। हंटर गैदरर थे ये, और बहुत ही वाइल्ड गेम खेलते थे अलग अलग तरीके से। मतलब हिंसक जिस तरीके से लोग रहते हैं, जानवरों की तरह रहने का इनका तरीका हुआ करता था। वॉरफेयर की जो इनकी टैक्टिक्स थी वो बड़ी यूनिक थी। मंगोलियंस की भी मैंने आपको टैक्टिक्स बताए थे जब मैंने चंगेज खान का आपको इतिहास बताया था। उसके अलावा मैंने कई सारे मंगोलियंस के बारे में अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, उनका मैं अलग से वीडियो एक सीरीज लेके आऊँगा। मंगोलियंस किस तरीके से अपने साम्राज्य का उन्होंने विस्तार किया, कितना बड़ा साम्राज्य था, जल्दी ही लेके आऊँगा। इनका भी वॉरफेयर टैक्टिक्स वैसा ही था। जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे बहुत ही ब्रूटली ये स्पीड से जाते थे। जो उनके रास्ते में आता था पूरी तरह से मार काट मचा देते थे, आग लगा दिया करते थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें सबको मार देते थे। कोई रास्ते में आए किसी के ऊपर कोई रहम नहीं, सबको मार दिया। इनके जो हथियार थे एक तरह से उनसे बने हुए थे, मतलब एरो वून वगैरह इस्तेमाल करते थे, तलवारें भाले इस्तेमाल करते थे, 80 यार्ड तक ये इनके निशाने लग जाते थे। और इनका मेन हथियार क्या था? मेन हथियार था इनका डर। इनसे लोग डरते थे, खौफ खाते थे, इतने हिंसक थे, हिंसकता की इन्होंने सारी हदें पार कर रखी थी। जो रास्ते में आया ब्रूटली काट दिया, मार दिया, घोड़ों से बांध के घसीट लिया। औरतें हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, उनको किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं गया। जो बच गया, जिसने इनका विरोध किया उसको मार दिया, और जो बच गया उसको भी माफ नहीं किया गया, उनको गुलाम बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया, उनके बुरी तरीके से उनको पनिशमेंट किया गया, हरेस्ट किया गया। तो इस तरीके से जब ये करते थे तो इस गांव में मान लीजिए यहाँ पे 20 गांव हैं, यहाँ पे हुण पहुंचे तो आगे आने वाले जो गांव हैं वो भी अपना घर बार छोड़ के भाग जाया करते थे, या इनके सामने आत्मसमर्पण कर देते थे। इनको जो भी इनके पास होता था वो सब कुछ दे देते थे कि हमें बख्श दो। तो डर इनका वेपन था। इतनी बुरी तरीके से ये लड़ाइयाँ लड़ते थे, उतने ज़्यादा हिंसक थे, इतने ज़्यादा क्रूर ये लोग थे। हुणों का रोम के साथ अब संबंध किस तरह से आएगा? 370 तक लगभग इनका कोई रिलेशन नहीं था। यूरोपियंस इनको जानते थे, कुछ लोग यूरोपियन जानते थे, हिस्टोरियन इनकी बात करते थे, लेकिन ये अभी तक किसी तरीके से सीमा से लगते नहीं थे यूरोप के साथ। लेकिन 370 एडी आते आते चौथी शताब्दी आ चुकी है, उसके बाद इन्होंने वोल्गा रिवर को पार किया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये वोल्गा रिवर है, ये वोल्गा रिवर जो है ये रशिया में बहती है, इसको पार किया। और पार करने के बाद इन्होंने एंट्री ली यूरोप में। यूरोप में एंट्री लेने के बाद इन्होंने सबसे पहले जो एलेंस हुआ करते थे उस समय के, वहाँ वो भी एक ट्राइब थी, नोमेडिक ट्राइब थी, वॉरियन ट्राइब थी, इनको हराया। उसके बाद इन्होंने ऑर्थोगोथ्स को हराया। ऑर्थोगोथ्स जो ट्राइब्स थी, जो ईस्टर्न ट्राइब थी जर्मनी गोथ्स की, उनको हरेश किया और उनको पूरी तरीके से इन्होंने बैकफुट पे धकेल दिया। ऑर्थोगोथ्स जो है वो भी इनसे खौफ खाते थे, जबकि वो एक ट्राइब थी, वो भी एक हिंसक ट्राइब थी, लड़ती थी। ऑर्थोगोथ्स जो है वो तो इधर मूव करना चाहते थे, इधर भागना चाहते थे, इधर भागने आए, लेकिन इनको सामने से मिले ये हुण, इनको भगा के इधर भगा दिया इन्होंने ऑर्थोगोथ्स को कि तुम यहाँ पे सामना नहीं कर पाओगे। उसके बाद ऑर्थोगोथ्स जो है वो तो भाग के इन्होंने इस क्षेत्र में आ गए। ऑर्थोगोथ्स को तो ज़्यादा इन्होंने साम्राज्य विस्तार करने ही नहीं दिया, ये रोम में आगे स्टैब्लिश हो गए। रोम का जब एंट्री अंत होता है 450-51 के आसपास, जो रोम का फॉल ऑफ रोम, मैंने आपको वीडियो भी बना के बताया था जिस तरीके से फॉल हुआ था वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, उसमें मैंने बताया था आपको। विजिगोथ्स को भी इन्होंने हराया। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी। इनके बारे में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो भी बताया था जिसमें बर्बर जातियों का इतिहास है, वो भी देखिएगा। 376 एडी आते आते हुणों ने विजिगोथ्स को भी हराया, और उसके बाद इन्होंने रोमन साम्राज्य के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ एलेंस गोथ्स और विजिगोथ्स जो हैं वो हुणिक लोगों के अधीनता में काम करने लग गए, कि इन्होंने तो उनके सामने हथियार डाल दिया और कहा कि हुणों की लीडरशिप में हम रहने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा जो ऑर्थोगोथ्स थे, और उन्होंने हाथ मिला लिया जाके रोमन्स के साथ, उन्होंने कहा कि हम हुणों को हराएंगे, लेकिन हुणों को हराना उन दोनों के बस की बात नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे करके ये जिस क्षेत्र में गोथ्स हुआ करते थे, विजिगोथ्स हुआ करते, ऑर्थोगोथ्स हुआ करते थे, उन सभी क्षेत्रों में अब नए बारबेरियंस आ चुके थे, नए बर्बर लोग आ चुके थे, वो थे हुण। अब सभी को पता चल गया था
कि अभी तक जर्मनिक ट्राइब जिनका अटैक हम सहन करते आ रहे थे वो तो कुछ भी नहीं है, हुण तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और बहुत ही ज़्यादा हिंसक हैं। इनका सामना करना तो रोमन साम्राज्यों के लिए, रोमन साम्राज्य और इनके जो रूलर्स थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। उसके बाद रोमन क्रिश्चियंस जो थे वो इनको कहते थे कि ये तो आसमान से डेविल आए हैं, शैतान आए हैं, सीधा हेल से आए हैं और हमारा संहार करने के लिए आए हैं। 430 एडी में लगभग क्या होता है, ये वो समय आ जाता है जब रोमन साम्राज्य का अंत आता आता दिख रहा है आपको, जो वेस्टर्न रोमन साम्राज्य है। उस समय किंग रुगीला नाम का एक व्यक्ति जो है हुण साम्राज्य का लीडर बनता है और ओक्टर उसका भाई है, वो भी एक इंपॉर्टेंट लीडर है। लेकिन 432 आते आते ओक्टर की हत्या कर दी जाती है एक लड़ाई में और रुगीला जो है वो अकेला राजा बन जाता है। अब रुगीला की लीडरशिप में ये जो हुण है वो यूनाइट हो जाते हैं और यूनाइट होने के बाद ये एक साथ जाके लड़ाई के मैदान में उतरते हैं। उस समय जो रोमन एम्परर है थियोडोडियस, इसके साथ ये एक ट्रीटी साइन करवाते हैं कि देखो या तो हम करेंगे तुम पे अटैक और तुमको करेंगे लूटपाट मचाएंगे, अदरवाइज क्या करो, एक तो हमें अच्छा खासा सोना दे दो और अपनी आर्मी में हमें क्या कर दो, आर्मी में भर्ती कर लो और इसके बदले हम क्या करेंगे, गोथ्स को हराने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो बेसिकली इन्होंने एक ट्रीटी कर ली कि हम एक साथ हो जाते हैं, हुण और रोमन साम्राज्य। 5वीं शताब्दी आते आते हुण जो हैं वो थोड़े से बदल चुके थे। पहले हुण क्या होते थे, पूरी तरह से घुमक्कड़ थे, एक जगह टिकते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन अब इनको मजा आने लग गया था यहाँ पे रहते रहते। इन्होंने को लगा कि रोमन साम्राज्य जो कि एक समय पे बड़ा पावरफुल था, बड़ा पैसा है इनके पास, इसी क्षेत्र में रुके रहेंगे, ग्रेट हंगेरियन प्लेन में रुके रहेंगे। ये वाला है ग्रेट हंगेरियन प्लेन, यहाँ पे रुकेंगे तो हमें लूटपाट करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे है हमारे पास आसपास लूटपाट करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र, तो यहीं पे ये बसने लग गए। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे इनके पास खूब बड़ी सेना हो जाती है, खूब पैदल सेना, चाहे घुड़सवार सेना, बहुत बड़ी सेना हो जाती है। रुगीला का जो एम्पायर है, रुगीला की जो आर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है और रोमन एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बन जा चुके हैं ये लोग। 434 आते आते रुगीला जो है वो भी मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके 2 नेफ्यू होते हैं, भतीजे होते हैं, एक का नाम होता है अटीला और एक का नाम होता है ब्लेडा। ये दोनों जो हैं इस पूरी आर्मी को चलाते हैं, इस पूरे साम्राज्य को चलाने का इनके ऊपर बेड़ा आता है। अटीला जो है, जो सबसे पावरफुल और सबसे ताकतवर हुण माना जाता है हुण हिस्ट्री का, ये एक छोटा शॉर्ट मैन माना जाता है, जैसे चंगेज खान था उसी तरीके के इसके बारे में बताया जाता था। एक कमजोर सा दिखने वाला, बियर्ड थी इसके पास, गोथ जानता था, लैटिन जानता था और नेगोशिएशन में ये मास्टर था। अपने लोगों को अपनी बातचीत में हमेशा इसकी बात सब सुनते थे। गजब का ये रियोटर वो था, पॉलिटिकल फिगर था इनका, इसकी बात सब मानते थे। इसने उसके बाद जब ही अपनी सत्ता को संभाला, उसके बाद इसने सबसे पहले तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ ट्रीटी साइन करी। ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी बैजेंटाइन एम्पायर, उसके साथ ट्रीटी साइन करी और कहा कि आप हमें एक बड़ी मात्रा में सोना प्रोवाइड करो वरना हम तुम पे अटैक करेंगे। तो रोमन्स ने इनको पैसा दे दिया कि ठीक है ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन 441 आते आते बैजेंटाइन एम्पायर को लगने लग गया कि हमारा क्या बिगाड़ लेगा अटीला, तो उसने उस ट्रीटी को तोड़ दिया और ट्रीटी को तोड़ने के बाद पैसा देने से, गोल्ड देने से मना कर दिया। अटीला की आर्मी ने बहुत ही बुरी तरीके से बाल्कन के रास्ते होते हुए, डोनोबियन फ्रंटियर से आते हुए यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर अटैक किया। 441 और 442 और 443 तीनों साल अटैक किए। तीनों बार अलग अलग ट्रीटी साइन हुई, अलग अलग गोल्ड लिया गया, खूब पैसा इनसे वसूला गया और ईस्टर्न रोमन एम्पायर को इन्होंने कमजोर कर दिया था इसी समय। तो अटीला के सामने पंगा लेना उस समय सभी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा हो रखा था। 442 में इन्होंने लड़ाई लड़ी है, 443 में लड़ी है और पूरी तरीके से इन्होंने जाके इस कॉन्स्टेंटिनोपल के वेल फोर्टिफाइड सिटी को तोड़ फोड़ मचा दी। इसीलिए इसको कहा गया स्कॉर्ज ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का अभिशाप इसका नाम पड़ गया। इसको एक निकनेम मिल गया अटीला को कि ये तो अभिशाप है, इसके सामने आप कैसे टिकोगे, इतना बड़ा, ये इतनी खतरनाक आर्मी थी इसकी। उसके बाद इसने आने वाले समय में एक और ट्रीटी साइन करी और इसने कहा कि मैं तुम्हारे शहर को, तुम्हारे कॉन्स्टेंटिनोपल राजधानी को अकेला छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे 2100 पाउंड गोल्ड दे दिया जाए अभी के अभी, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, इससे इतनी बड़ी इन्होंने ट्रीटी साइन कर ली। कॉन्स्टेंटिनोपल को भी यहाँ के जो साम्राज्य के जो बड़े उस समय के एम्परर थे उनको देना पड़ा। उसके बाद अटीला द हुण जो है वो 445 आते आते अपना जो इसका एक और भाई था, कजिन था प्लेडा, उसकी भी हत्या कर देता है। ब्लेडा और अटीला के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा था। ब्लेडा भी ताकतवर बनना चाहता था और साम्राज्य का मेन लीडर बनना चाहता था, दूसरी तरफ अटीला भी बनना चाहता था। तो अटीला ने ब्लेडा को पहले ही मार दिया, जिससे पहले कि ब्लेडा उसकी हत्या करे, और उसके बाद उसने ईस्टर्न रोमन एम्पायर के ऊपर एक और अटैक कर दिया कि देखो कितना ही सोना ले लिया हो, सब कुछ ले लिया हो, लेकिन इसने भी जिस तरीके से पहले ईस्टर्न रोमन एम्पायर ने ट्रीटी का
सम्मान नहीं किया, उस तरह से इसने भी नहीं किया और इसने भी अटैक कर दिया। फाइनली आते आते 451 में तो आप जानते हैं कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर है वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उसके बाद अटीला ने गोल्स को हराया। उसके बाद मॉडर्न डे फ्रांस, नॉर्दर्न इटली और वेस्टर्न जर्मनी के हिस्सों को 451 आते आते हरा दिया। उसके बाद होता है फेमस बैटल ऑफ कैटलूनियन प्लेन्स। कैटलूनियन प्लेन्स जो है ईस्टर्न फ्रांस के अंदर आते हैं, यहाँ पे इन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। और उसके बाद रोमन जो है उन्होंने ये गलती कर दी कि ये चाहते थे कि विजिगोथ्स के साथ ये मिल के एक अलायंस बना ले और फाइनली हुन्स के अटैक को ये रोक दे। हालांकि ये शुरुआत में तो हुनों का सामना ये नहीं कर पाए, लेकिन ये सक्सेसफुल भी रहे कहीं ना कहीं। गलती तो क्या कर दी, विजिगोथ्स और रोमन्स ने मिला के ही आगे चल के हुनों को कई तरीके से हराया है। और इसी लड़ाई में माना जाता है कि लड़ाई होने से पहले वाली रात जब अटीला द हुन क्या कर रहा था, सेक्रीफाइस कर रहा था बोन्स का और एनिमल सेक्रीफाइस कर रहा था, तो उसको एक सपना आया और एक उसको साक्षात्कार हुए, उसमें कंसोलिडेट हुआ। तो उसको ये लगा कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है, अगले दिन वो सेना उसकी हजारों की संख्या में उसकी सेना मारी जाएगी और वो उस लड़ाई में हार जाएगा। और ये बात जो है वो सही भी साबित हुई। ये कहानियों में कहा जाता है, इसके बारे में हम क्या कहें कि सपने में किसी को कैसे सपने आते हैं, क्या आते हैं, ये तो हम क्या ही कहें इतिहास में, लेकिन ऐसा लीजेंड्स में कहा गया है। उसके बाद अगले दिन कंस्टेंटिनियन प्लेन्स के अंदर ईस्टर्न फ्रांस में एक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में जो हुन कभी किसी से नहीं हारे, उनको एक बहुत ही सुपीरियर मैचअप मिल गया था। विजिगोथ्स और रोमन्स जो कि जान चुके थे अभी तक हुनों के टैक्टिक्स को, किस तरीके से हुन लड़ते हैं, किस तरीके से वो सामना करते हैं, किस तरीके के उनके ब्लॉकेज हैं, किस तरीके से वो डिफेंस करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं। इसके बाद ये लड़ाई होती है यहाँ पे, ये है देखिए कैटेस्टियन प्लेन्स जो हैं, यहाँ पे 451 में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में फाइनली हुन हारते हैं। अटीला की पहली और आखिरी हार थी ये, इसमें अटीला पूरी तरीके से हार गया। हजारों की संख्या में हुन मारे गए, रोमन अलायंस की भी सेना काफ़ी सारी मारी गई। उसके बाद अटीला ने रिटेरिएट कर लिया और वो उसके बाद पीछे भाग गया इटली की तरफ और इटली के शहरों को उसने वापस प्रस्थान करना शुरू कर दिया। उस समय जो पोप थे, क्रिश्चियन पोप थे, को पोप लियो I थे, ये 452 में अटीला और रोम के बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार थे। इन्होंने कहा कि मैं मध्यस्थता करूंगा, किस तरीके से ये आप दोनों के बीच में ट्रीटी की जाए। उसके बाद एक और कहानी है, लीजेंड्स कहते हैं कि सेंट पॉल और सेंट पीटर्स जो हैं वो इनके सामने, अटीला के सामने अपीयर हुए और उन्होंने उसको धमकी दी कि वो उसको जान से मार देंगे अगर उसने पोप लियो के साथ निगोशिएट नहीं किया। तो जो भी रीजन रहा हो, अटीला अब निगोशिएशन करने के लिए तैयार था, चाहे तो वो धमकी की वजह से हो, चाहे उसको ये लगना लगा हो कि उसकी आर्मी अब कमज़ोर हो चुकी है और वो खुद भी मलेरिया से बीमार हो चुका था। कई उसकी मिलिट्री के लोग भी मलेरिया की प्रकोप में आ चुके थे, उस समय मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो अटीला ने फाइनली अपनी सेना को इटली से रिटेलिएट किया, रिट्रीट किया, निकला वहाँ से और अपने साम्राज्य की तरफ, जो ग्रेट हंगेरियन प्लेन्स में उसका साम्राज्य बसा हुआ था, वहीं वो वापस चला गया। अब अटीला की डेथ की बात करते हैं। तो मार्सियस जो नया एम्परर बना था ईस्टर्न रोमन एम्पायर का, यानी बेजेंटाइन एम्पायर का, उसने अटीला को पहले के टाइम पे जो ट्रीटी हुई थी वो देने से मना कर दिया। 453 आते आते उसको भी लग गया कि अटीला अब कमज़ोर हो चुका है और अब मुझे हुनों को कोई भी बड़ी अमाउंट या कोई ट्रिब्यूट देने की ज़रूरत नहीं है। अटीला ने अपनी आर्मी को फिर से रिग्रुप किया और वो लड़ने के लिए तैयार था कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन उससे पहले ही उसी दिन उसने शादी करी थी और शादी के बाद उसने ड्रिंक किया, हैवी ड्रिंक किया। उसके बाद उसका गला चौक हो गया और किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई पता नहीं, और वो अगले दिन सुबह मरा हुआ पाया गया। अटीला की मृत्यु के साथ ही हुन का जो साम्राज्य है वो भी एक तरह से बिखर चुका था। अटीला ने पहले से अपने सबसे बड़े बेटे इलाक को अपना सक्सेसर घोषित कर रखा था, लेकिन उसके जो बाकी बच्चे थे उनके बीच में एक सिविल वॉर हो गया पावर स्ट्रगल के लिए कि अब हुन साम्राज्य को कौन रूल करेगा। और उसके बाद हुन साम्राज्य जो है उसको डिवाइड कर लिया गया। डिवाइड करने के बाद हुन लोग जो हैं वो कमज़ोर पड़ गए और कोई भी इतना पावरफुल लीडर नहीं आया जिस तरीके का अटीला था, जिस तरीके का रुगीला था। इसीलिए ये साम्राज्य जो धीरे धीरे करके 459 और 460 आते आते हुन साम्राज्य जो है वो पूरी तरीके से डिसमेंटेड हो गया। और ये जो हुन लोग जो एक समय पे इन आसपास के सिविलाइजेशन को तोड़फोड़ मचा रहे थे, इनको लूटपाट मचा रहे थे, ये लोग जो हैं इन्हीं साम्राज्यों के अंदर और इन्हीं सिविलाइजेशंस के अंदर मिक्सअप हो गए और इन्हीं के साथ वो रहने लग गए। और आने वाले समय में अब आप ढूंढ भी नहीं पाओगे कि कौन सा आदमी जो है विजिगोथ है, कौन सा गोथ है और कौन सा हुन है, क्योंकि ये लोग जो हैं इन्हीं सिविलाइजेशंस के साथ मिलकर सिविलाइज हो गए और अब ये प्रजातियां नहीं रही बल्कि सिविलाइज हो चुकी हैं। तो ये बात है हुनों के इतिहास के बारे में, कौन थे हुन, किस तरीके से यूरोप को लौटा, किस तरह से रोमन साम्राज्य का नुकसान किया, किस तरह से इनका अंत हुआ।
लेकिन अब हुणों की दूसरी ब्रांच की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इन्होंने भारत के ऊपर किस तरह से इन्वेजन किए हैं और कितनी इनको सफलता मिली और कौन कौन से राजाओं ने इनके सामने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उसके बाद भारत में इनके आक्रमण कैसे बंद हुए, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट तो कीजिएगा ही, साथ में सक्सेस प्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़िएगा, जिनसे आपको इन वीडियो की PDF मिल सके, इनके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। और आने वाले वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चैनल का काम आपको पसंद आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।